दोस्तों मैं हूं सुरेश टाक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक एडू सफ़र। और मैं आज आपको यहां पे आज बताने वाला हूं ट्रांसफार्मर के रिलेटेड 50 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो आने वाली एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंस हो गए और जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगी उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंस हो गए। तो चलिए अब हम देखते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में एमसीक्यू जो जीटीयू एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। हम ट्रांसफार्मर के एमसीक्यू सोल्व करने से पहले थोड़े बहुत ही हम मैग्नेटिक मटेरियल के क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ द मोस्ट सूटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कौन सा सही होगा? तो हमारा आंसर है डी। जो स्टील होगा वो हमारे लिए काफ़ी परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव। तो हम पहले जानते होंगे कि हमारे यहाँ मैग्नेटिक मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, वो सब मटेरियल है, उसमें से डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो उसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। थर्ड क्वेश्चन है, इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल द ससेप्टिबिलिटी इज इनफाइनाइट। ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो सही है या गलत? तो इसका आंसर है ये सही, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो इनफाइनाइट होती है और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन है, निकोल है, कोबाल्ट है, वो सब अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इन विच मटेरियल। कौन से मटेरियल के लिए इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी के लिए? तो उसका आंसर है डायमैग्नेटिक मटेरियल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इन विच मटेरियल द मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी इज फॉलोड। कौन सा मटेरियल फॉलो करता है? तो उसके लिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो फॉलो करता होगा, जो मटेरियल है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आएगा, द मैग्नेटिक मटेरियल फॉलो विच लॉ। कौन सा लॉ फॉलो करता है? मैग्नेटिक मटेरियल है तो क्यूरीज लॉ है वो मैग्नेटिक मटेरियल है वो फॉलो करता है। उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, जिसका होगा उसके लिए तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय विच मटेरियल्स। कौन से मटेरियल के लिए परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा? तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके लिए प्रेजेंस के लिए होना चाहिए वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे जो आपको दिया गया है BH कर्व, वो कौन सा कर्व डिफाइन करता है कि व्हाट डज द फॉलोइंग कर्व शो। तो इससे हम आंसर हमारा आएगा हिस्टैरिसीस लूप, जिसे हम BH कर्व भी बोलते हैं, वो हमारा फिगर में दिखाया गया हुआ BH कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ B एट H इज इक्वल टू 0 इन ए हिस्टैरिसीस कर्व इज कॉल्ड। हमारा आंसर है रिमेनेंस। अलग अलग जो होता है, कोर्सिव फोर्स होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है, रिमेनेंस होता है, तो उसका आंसर है रिमेनेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो यहाँ पे फिगर बताई गई है वो कौन से मटेरियल की है? तो उसका आंसर है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है उसकी फिगर इस तरह से बनती है। तो ये सब है वो सब मैग्नेटिक मटेरियल के क्वेश्चन थे, उसके आंसर हमने दिए। अभी हम ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। तो ट्रांसफार्मर का फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग आर जनरली मेड ऑफ। कौन से मटेरियल से बना हुआ होता है? तो कॉपर से ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है वो जनरली बना हुआ होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर कोर इज डिजाइन टू रिड्यूस। ट्रांसफार्मर किस लिए डिज़ाइन की जाती है? तो वो हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए डिज़ाइन की जाती है। अब उसके बाद क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या है? किस में रेटिंग हम फाइंड करते हैं? तो उसका KVA रेटिंग है, KVA रेटिंग है किलोवाट एम्पियर। KVA रेटिंग से ट्रांसफार्मर का रेटिंग फाइंड किया जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर इनटू। ट्रांसफार्मर का फंक्शन, उसका काम क्या है? तो स्टेप डाउन और अप, AC वोल्टेज और करंट दोनों को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकता है। वो कन्वर्ट AC टू DC नहीं करता, DC टू AC नहीं करता, स्टेप डाउन और स्टेप डाउन DC वोल्टेज को भी कन्वर्ट नहीं करता। AC वोल्टेज और AC करंट को ही वो स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। द पार्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर विच इज़ विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। और जब हम बाहर से ट्रांसफार्मर को देखते हैं
तो हमें कौन सा पार्ट्स है वो दिखाई देता है, तो बुशिंग ही दिखाई देता है, क्योंकि उसकी कोर है वो अंदर की साइड होती है। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों अंदर की साइड होते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ओनली बुशिंग है वही हमसे बाहर से दिखता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ फ्लक्स डज ट्रांसफॉर्मर एक्शन नीडेड, कौन सा ट्रांसफॉर्मर में कौन सा फ्लक्स जरूरी है। तो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट हम प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा वो भी अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज ओनली वन मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ इन द सर्किट, द ट्रांसफॉर्मर इज डेफिनेटली, कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया जाता है। ओनली वन, सिंगल पाथ हो तब तो वो कोर टाइप का ट्रांसफॉर्मर है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एन आयरन कोर इन ए ट्रांसफॉर्मर, आयरन कोर जो यूज़ करते हैं हम ट्रांसफार्मर में उसका फंक्शन क्या है, वो कौन, उसका पर्पस क्या है। तो क्या है कि डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, मैग्नेटिक पाथ जो होता है वो रिलक्टेंस को डिक्रीज करता है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर, प्राइमरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है कोड आइदर भी है लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग, कई कबार वो लो वोल्टेज भी होता है और कई कबार हाई वोल्टेज भी होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखेंगे तो करंट लेग द सप्लाई वोल्टेज इन ए सीरीज आरएलसी सर्किट एज इट्स फ्रीक्वेंसी, खाली जगह द एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, वो तो उसका आंसर क्या है एबो फ्रीक्वेंसी आती है। उसके बाद 21 इफ द सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स आर हायर देन ट्रांसफार्मर इज कोल्ड, सेकेंडरी के टर्न्स जो ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू प्राइमरी वाइंडिंग तो उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम कहते हैं। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन दूसरा भी पूछा जा सकता है इफ प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स आर हायर देन ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडविच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज यूज्ड इन, कौन में सैंडविच टाइप का वाइंडिंग यूज़ किया जाता है। तो सेल टाइप के ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पे हम सैंडविच टाइप का वाइंडिंग को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है ए ट्रांसफार्मर कैन नॉट वर्क ऑन द डीसी सप्लाई, ट्रांसफार्मर डीसी पर क्यों काम नहीं कर सकता, उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न क्या है, फेराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ है वो फॉलो नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा आंसर है सी, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर नॉट वैलिड सिंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज जीरो, क्योंकि अल्टरनेटिंग हम सप्लाई दे रहे हैं तो उसके हिसाब से ही फ्लक्स हमारा जनरेट होता है। तो यहाँ डीसी देंगे तो फ्लक्स वो हमारा नहीं प्रोवाइड होगा। उसके बाद का क्वेश्चन है एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैज़ इनफाइनाइट प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडक्टेंस, तो उसका आंसर है रॉन्ग, क्योंकि इनफाइनाइट नहीं होता, वो ज़ीरो होता है इसके हिसाब से। उसके बाद इन ए ट्रांसफार्मर द रजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज, जो ट्रांसफार्मर होता है उसका रजिस्टेंस प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच का रजिस्टेंस कितना होता है, तो इनफाइट रजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द आइडियल ट्रांसफार्मर, तो आइडियल ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज नहीं होता और उसमें कोई लॉसेस नहीं होता, जिसे हम मैग्नेटिकली आइडियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ये है हमारा आंसर होगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइडियल ट्रांसफार्मर विल हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट लोड सच दैट, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मरती है, तो कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस जब होता है तब मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें प्रोवाइड होती है आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टर्न रेशियो किसके साथ प्रोपोर्शनल है, तो वो आंसर है वोल्टेज रेशियो के साथ, V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई N2 के हिसाब से। आइडियल ट्रांसफार्मर कोर हैज परमेबिलिटी इक्वल टू क्या आती है, तो इनफाइनाइट, आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में बात की गई है। एंड आइडियल ट्रांसफार्मर विल मैक्सिमम एफिशिएंसी एट लोड, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस, उसके हिसाब से हमारा आंसर कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस होगा।
इन रियल ट्रांसफॉर्मर द प्राइमरी वाइंडिंग इज, जो रियल ट्रांसफॉर्मर हम यूज़ करते हैं, सम फाइनाइट रेजिस्टेंस, थोड़ा उसका फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। वो कैसे होता है, उसका I2R लॉसेस, जो कॉपर लॉसेस होता है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कन्वर्ट एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इनटू ए प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर वी एड प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस लीकेज एंड सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस। जो वो आंसर क्या, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर में से हम प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो प्राइमरी वाइंडिंग में हमें रेजिस्टेंस, लीकेज एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में लीकेज रिएक्टेंस हमें ऐड करना चाहिए, तभी हम प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर बना सकते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर से। अब है द साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर विल डिपेंड, साइज कौन से ऊपर डिपेंड रहती है, तो फ्रीक्वेंसी और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो ट्रांसफॉर्मर का पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके ऊपर उसकी कोर है वो डिपेंड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन्वॉल्व इन द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ एन ट्रांसफॉर्मर इज, ईएमएफ इक्वेशन जो मिलता है वो मैक्सिमम, ई मैक्सिमम हम फाइंड करते हैं और फाई मैक्सिमम भी फाइंड कर सकते हैं, उसके हिसाब से हमें ट्रांसफॉर्मर का जो वैल्यू मिलती है वो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। In a given transformer, for a given applied voltage, which of the following losses remain constant irrespectively of load changes? जब लोड का चेंजेस आता है तो कौन सा वो लॉसेस है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है, तो हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंस लॉस है उसमें कोई चेंज नहीं आता, दूसरा लॉसेस है वो चेंज हो जाता है। लीकेज फ्लक्स इन द ट्रांसफॉर्मर डिपेंड्स ऑन, लीकेज फ्लक्स कौन से ऊपर डिपेंड रहता है ट्रांसफॉर्मर में, तो लोड करंट के ऊपर डिपेंड रहता है। इसके बाद सिलिकॉन स्टील यूज इन लेमिनेशन बिकॉज इट्स रिड्यूस, सिलिकॉन स्टील को हम लेमिनेशन के लिए क्यों यूज़ करते हैं, उसका रीज़न क्या है, तो हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते हैं। इफ़ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज इंक्रीज द आयरन लॉस विल, सप्लाई फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज करेंगे तो आयरन लॉस क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसीलिए। Losses which occurs in rotating electrical machines and do not occur in transformer are, जो losses रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन हो गए उसमें लॉसेस क्रिएट होते हैं लेकिन ट्रांसफार्मर में क्रिएट नहीं होते, वो कौन सा लॉसेस है, तो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस है, वो ट्रांसफार्मर में नहीं होते। ए सेल टाइप ट्रांसफार्मर हैज़ रिड्यूस मैग्नेटिक लीकेज, सेल टाइप ट्रांसफार्मर हमें किस लिए यूज़ करते हैं कि मैग्नेटिक लीकेज को कम करने के लिए। विच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज यूज इन 3 फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर, तो इसका हमने आगे भी जिक्र किया था, तो हमारा आंसर क्या होगा, सैंडविच टाइप का जो ट्रांसफार्मर है यूज़ होता है सेल टाइप के लिए। उसके बाद आता है इन कोर टाइप 3 फेज ट्रांसफार्मर फ्लक्स पाथ चूजन हाउ मेनी पाथ टू रिटर्न, तो कितने रिटर्न पाथ हो गए, तो उसके 2 रिटर्न पाथ हो गए 3 फेज के अंदर। वाई सेल टाइप 3 फेज ट्रांसफार्मर यूज इन लार्ज ट्रांसफॉर्मिंग एप्लीकेशन, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्यों यूज़ किया जाता है 3 फेज के अंदर, तो उसका रीज़न है कैन बी मेड विथ लेस हाइट, हाइट कम होने के कारण 3 फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। Which of the following loss in a transformer is zero even at full load, तो क्या है, फ्रिक्शन लॉस है वो जीरो होता है फुल लोड के टाइम पे समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज कीप क्लोज, कौन सा सेकेंडरी वाइंडिंग है वो कौन से ट्रांसफार्मर में क्लोज होता है, तो वो करंट ट्रांसफार्मर में है उसका सेकेंडरी वाइंडिंग ऑलवेज क्लोज होता है। If the supply frequency of a transformer increase, the secondary output voltage of the transformer, जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज करते हैं तो सेकेंडरी का आउटपुट वोल्टेज क्या रहता है, तो रिमेन कांस्टेंट रहता है क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, इसीलिए वो कांस्टेंट है। Which of the following losses vary with the load in the transformer, कौन सा लॉसेस है वो वेरी होता है, तो कॉपर लॉस है वो ट्रांसफार्मर के अंदर वेरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्मर क्या ट्रांसफॉर्म करता है,
तो ट्रांसफार्मर है वोल्टेज और करंट को ट्रांसफ़र करते हैं। कई बार उसे पावर भी बोला जाता है, तो पावर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रांसफार्मर द प्राइमरी फ्लक्स इज डॉट 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 सेकेंडरी फ्लक्स कितना होता है? तो वो सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं रहता है, इसलिए इक्वल टू। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी वर्क ऑन द ट्रांसफार्मर? फॉलोइंग बेसिक प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो उसका बेसिक प्रिंसिपल है, और ट्रांसफार्मर हमें पता है तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के पर ही वर्क कर सकता है। उसीलिए क्योंकि उसमें दो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, बीच में कोर होता है। प्राइमरी वाइंडिंग में से हम करंट और वोल्टेज फ्लो कराते हैं, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑटो ट्रांसफार्मर कैन बी यूज्ड एज, ऑटो ट्रांसफार्मर के किस तरह से यूज करते हैं? तो बोथ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के फॉर्म में वो हमें उसे यूज करा सकते हैं। इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर मैग्नेटिकली और इलेक्ट्रिकली बोथ आर, जो दोनों तरह से कनेक्ट कपल होता है, इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर ओवर ए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर? दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, उसके कंपेयर में ऑटो ट्रांसफार्मर का एडवांटेज क्या है? तो वो क्या है? सेविंग ऑफ कॉपर मटेरियल, कॉपर मटेरियल को सेविंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको आज 50+ से भी ज़्यादा ट्रांसफार्मर के MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताए हैं, जो आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, RRB की है, जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम है, उसमें पूछा जा सकते हो। और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए तो खास इम्पोर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना था तो भूलिएगा ही मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।